30% जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज सेशन को कंप्लीट करेंगे एक एक प्रश्न को लेकर विस्तृत व्याख्या के साथ। तो कल एक खबर आई थी यूपीएससी जो पैट परीक्षा पर वो कब है और कितने प्रश्न हैं, माइनस मार्किंग होगी या नहीं। इन सभी प्रश्नों का बारीकी से आंसर देते हुए, इन पर चर्चा करते हुए थोड़ा सा समय लेंगे, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे आप सभी लोगों का। तो ये जो यूपी ट्रिपल एससी जो पैट परीक्षा का आयोजन 19 अगस्त को शुरू होगा, मतलब 2 पालियों में पेपर होंगे। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी तो इस पर देख लेते हैं कि इनमें जो प्रश्नों की संख्या है वो प्रश्नों की संख्या 100 होगी। ठीक है, याद रखें थोड़ा सा। प्रश्नों की संख्या की चर्चा करें तो प्रश्नों की संख्या 100 है। ठीक है, जब 100 प्रश्न होंगे तो सीधी सीधी बात है कि 100 नंबर भी होंगे, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो 100 प्रश्न 100 नंबर के, मतलब 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी तो माइनस मार्किंग बिल्कुल है, ज़रा संभल कर तैयारी करें, पढ़ें। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालते हैं, जैसे आप सभी लोगों ने मान लो 80% सॉल्व किए और घर आए जब आंसर की देखा तो आपके लगभग 60 क्वेश्चन ही सही हुए। मतलब जो 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं उनमें 4 का भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 5 नंबर जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग के हैं। तो अब जब 60 सही थे, 5 नंबर नेगेटिव मार्किंग कटेंगे तो नंबर 60 में से 5 कम करेंगे, मतलब 55 नंबर बचेंगे। ऐसे चाहे मतलब निकालते हैं कि जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं उनमें 4 का भाग दे देंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का है। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस तैयारी करते रहें। तो अगला देखते हैं कि यह 2 पाली में आयोजित की जाएगी परीक्षा। ठीक है, इसका यह भी याद रखें, एक प्रथम पाली और द्वितीय पाली। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि मतलब ये 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी मतलब यहाँ हिस्सा लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कि जो 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, मतलब कंपटीशन थोड़ा टफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो ये पैट परीक्षा पर ये थोड़ी सी विस्तृत न्यूज़ थी। 100% थे, 100 नंबर थे, 1/4 का माइनस मार्किंग था। ये पेपर 19 अगस्त को है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को पूरा करा दिया जाए। तो अभी तक जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं टॉप 30 प्रश्नों का विश्लेषण एक एक प्रश्न के साथ। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं सुपर टेट के लिए, पैट के लिए, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीएसआई, पुलिस, ये सभी के लिए हैं। तो परखें अपनी योग्यता। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अब दिख रहा होगा। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, ये थोड़ा सा कट गया, अब सही है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसने जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है वो किसने दी है। क्या एम.एन. रॉय ने दी है, या फिर अरविंद घोष ने दी है, या महात्मा गांधी ने दी है, या गोपाल कृष्ण गोखले ने दी है। जो ये ट्रस्टीशिप है ना, इसकी जो अवधारणा पूछ रहा है ये किसने दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही विकल्प चुनें। क्या एम.एन. रॉय हैं, या अरविंद घोष हैं, या महात्मा गांधी हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का सही विकल्प चुनें। थोड़ा सा समय दे देंगे आपको। तो इसका सही विकल्प, जो लोग सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो ट्रस्टीशिप था इसकी जो अवधारणा है वो महात्मा गांधी ने दी है, याद रखें थोड़ा सा। इनका पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था 1917 वाला, याद रखें। अब अरविंद घोष के बारे में बात करें, ये क्या है, इन्होंने लाइफ डिवाइन की स्थापना की है। जो एक पुस्तक थी उसको इसने लिखा है। इनकी पुस्तक का नाम था लाइफ डिवाइन। ठीक है, याद रखें इसको। अब एम.एन. रॉय के बारे में बात करते हैं। ये एम.एन. रॉय ने क्या किया था, तो एम.एन. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी औपचारिक रूप से। ठीक है, याद रखें कि एम.एन. रॉय का संबंध किससे है, तो संविधान सभा से है, याद रखें।
ट्रस्टीशिप की बात करें महात्मा गांधी से, अरविंद घोष ने क्या किया, लाइफ डिवाइन की स्थापना मतलब पुस्तक को लिखा। एम एन रॉय ने क्या किया, संविधान सभा की मांग की। गोपाल कृष्ण जो गोखले थे वो कौन थे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखें। प्रश्न नंबर 1 की संपूर्ण व्याख्या, चारों विकल्प का पोस्टमार्टम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब 3 गैसें हैं। अगर आप पहचान जाएंगे तो सही विकल्प कर ले जाएंगे, ठीक है। मीथेन बिल्कुल है, ये ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तो बहुत ही ज़्यादा है, पूछा जाता है क्लोरोफ्लोरो मतलब CFC मतलब कहाँ पाई जाती है, तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसका सही विकल्प हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। यह एक 2 अणु गैस है, याद रखें इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन आप लोग सभी कर ले जाओगे, मुझे आशा है, ऐसा विश्वास है कि क्षोभ मंडल में, क्या ये क्षोभ मंडल में पाई जाती है, या मध्य मंडल में, या समताप मंडल में, या फिर जो बाह्य मंडल है उसमें। तो ओजोन परत है वो, जो लोग विकल्प सी की तरफ जा रहे हैं वो एकदम सही हैं। जो ओजोन परत होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, याद रखें। समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही समान होता है, नॉर्मल होता है, यहाँ कोई ओलावृष्टि नहीं होती है। ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो डॉप्सन है, याद रखें। ओजोन नापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन के से दिवस पूछा जाता है, तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ये मनाया जाता है, याद रखें ओजोन दिवस। ओजोन क्या करती है कि जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं सूर्य की, उसको ये रोकती है और उन्हीं किरणों को वापस भेज देती है, ठीक है। अगर ये किरणें मान लो कहीं आ गई तो क्या होगा, त्वचा में कैंसर होगा, है ना, और बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो ये जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसको नापने की इकाई डॉप्सन है। इसको अगर पूछा जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखें इसको। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि यहाँ मौसमी घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, ओलावृष्टि, और बोल सकते हैं कि जेट स्ट्रीम जो पवन हवा चलती है 200 से किलोमीटर की तेज़ हवाएं जो रफ्तार चलती हैं वो क्षोभ मंडल में ही हैं, याद रखें इसको, ठीक है। आयन मंडल में जो रेडियोज के जो सैटेलाइट होते हैं ना, उनको मतलब वहाँ मतलब उपयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, क्या विटामिन सी की, या फिर ई की, या के की, या फिर डी की। तो विटामिन सी तो खट्टे फलों में मतलब पाया जाता है, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका तो ये बिल्कुल नहीं है। विटामिन ई जो जो जनन अंग और प्रजनन अंग ऐसा बोलते हैं ना, उनको में उसी से संबंधित है, और ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो कह रहा है कि क्या डी की मदद से, डी सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, प्रकाश से, ठीक है। विटामिन डी की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, याद रखें, रिकेट्स नामक रोग। अब ये तीनों विकल्प तो नहीं हैं, तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा कि जो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है, याद रखें इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने में किया जाता है। मतलब मनुष्य के शरीर में मतलब कितनी लीटर रक्त है, या मतलब इसकी गति क्या है, वो किससे नापी जाती है, क्या रेडियो फास्फोरस है, या रेडियो आयरन है, या रेडियो आयोडीन है, या रेडियो सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही विकल्प चुनें। तो जो लोग विकल्प डी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा रेडियो सोडियम, ठीक है। थोड़ा सा याद दिला दें, सोडियम रखा कहाँ जाता है, तो केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन का मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किसको, सोडियम को। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। खट्टे दूध के उत्पादक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है, क्या वो एसिटिक अम्ल है, या टार्टरिक अम्ल है, या ब्यूटार्टिक अम्ल है, या फिर लैक्टिक अम्ल है, ठीक है। तो दूध से जो भी प्रश्न आएगा उसको आप लैक्टिक नाम याद रखें, ठीक है, लैक्टिक। क्योंकि दूध की जो शुद्धता मापी जाती है उसको लैक्टोमीटर बात करते हैं ना, लैक्टोमीटर, है ना।
और दूध में जो खट्टा पदार्थ होने का जो जीवाणु है वो क्या है, लैक्टोबैसिलस, है ना। हर चीज़ में लैक्टो आएगा, दूध से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वो लैक्टो ही होगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ भी लैक्टो मिले आप टिक कर दें। तो दूध में जो अम्ल है ना वो लैक्टिक अम्ल है, इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? परजीवी का मतलब दो बीजों का आपस में जो मतलब उनको बॉन्ड करके बनाया जाता है बीज, उसको हम हाइब्रिड या संकर बीज भी बोलते हैं। दो पौधों के बीच क्रिया करके एक थर्ड बीज को जब उत्पन्न होता है। क्या वो बकव्हीट है, या फिर मैक्रोनी व्हीट है, या फिर गोल्डन राइस है, या फिर टिट्टी है, ठीक है। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा 7 का, जो गोल्डन राइस है। ये अभी पिछले वीडियो में ही क्वेश्चन आया था कि विटामिन ए का संबंध किससे है, तो गोल्डन राइस से है, ठीक है। याद रखें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये विटामिनों में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है वो किन राज्यों में फैली हुई है? क्या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक है इसका विस्तार? क्या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली है, या हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और पंजाब, या पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, ठीक है। बता दें ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मतलब सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जाता है तो भाखड़ा नाखल बांध है ना, जो पंजाब में स्थित है सतलज नदी पर, ठीक है। याद रखें इस बात को। तो इसका सही विकल्प 8 का चुनें आप लोग। अब तो विकल्प लगा ही सकते हैं, थोड़ा सा हिंट है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, हरियाणा और पंजाब और राजस्थान, ठीक है। ये संयुक्त परियोजना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? मतलब आप चुन सकते हैं कि 3 फसलें नकदी होंगी, एक फसल नकदी नहीं होगी, तो नकदी वाली आइए चुन लेते हैं। तो तम्बाकू भी एक नकदी फसल है, और कपास भी एक नकदी फसल है, और रबड़ भी है। ये सोयाबीन नकदी फसल नहीं है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश को, ठीक है। याद रखें। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है, याद रखें इस बात को, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे अगर दालों में पूछा जाता है तो दूसरे नंबर पे दालों में आता है ना कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन दालों में होता है, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी की पुस्तक थी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प चुनें। जो इकोनॉमी की पुस्तक है गांधीयन ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई एग्जाम में पूछी गई है, इसको स्टार लगा लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही विकल्प चुनें। क्या वो आचार्य विनोबा भावे जी ने लिखी है, या जयप्रकाश नारायण ने लिखी है, या मोरारजी देसाई ने, या फिर चौधरी चरण सिंह ने? इस पुस्तक को किसने लिखा है? गांधीयन ब्लूप्रिंट। तो जो लोग विकल्प डी की तरह अपना इंटरेस्ट रख रहे हैं वो एकदम सही हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के नाम पर किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का, याद रखें। किसान घाट, ठीक है, याद रखें किसान घाट। मोरारजी देसाई का अगर घाट में बात करें तो अभय घाट, ठीक है, अभय घाट, है ना। याद कैसे रखेंगे? मोर, मोर को क्या लगता? भय लगता, ठीक है, मोर भय, मोर भय, है ना, भय घाट। और मोरारजी देसाई से एक प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था, ठीक है। याद रख सकते हैं बजट के लिए इनको, सर्वाधिक बजट पेश करने वाले, लगभग 10 से 11 बार इन्होंने बजट पेश किया। आचार्य विनोबा भावे से क्या प्रश्न बनेगा? ये भू आंदोलन से संबंधित थे, मतलब महाराष्ट्र भूदान आंदोलन। जयप्रकाश नारायण से क्या संबंध बनेगा? कि इन्हें लोकनायक की संज्ञा दी गई। क्या नाम दिया गया इन्हें? लोकनायक, ठीक है, याद रख सकते हैं लोकनायक किसे कहा जाता है। इन्हें 1998 में मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला था, याद रखें, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जो गांधीयन ब्लू प्रिंट पुस्तक है वो चौधरी चरण सिंह ने लिखी है। मोरारजी देसाई को सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के लिए जाना जाता है, लगभग 10 से 11 बार इन्होंने बजट पेश किया। मोरारजी देसाई का जो घाट स्थल है उसको बोला जाता है अभय घाट, ठीक है। और जो चरण सिंह का है उसको किसान घाट बोलेंगे। आचार्य विनोबा भावे से प्रश्न पूछा जाता है कि जो भू आंदोलन थे भूदान आंदोलन उससे कौन संबंधित था, तो यही थे आचार्य विनोबा भावे, महाराष्ट्र की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण से प्रश्न पूछा जाता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इन्हें 1998 में भारत रत्न दिया गया जब इनकी मृत्यु हो गई मरणोपरांत, ठीक है। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में से राज्य के नीतिगत तत्वों में निहित है। सबसे पहले तो ये बताओ जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। क्या अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये राज्य के काम नहीं है, ये मौलिक अधिकार है अपना, मतलब दोष सिद्धि के बारे में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है, ये भी एक मौलिक अधिकार ही है ना, मौलिक कर्तव्य। अब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी उससे बात करता है। क्वेश्चन, राज्य का क्या कर्तव्य है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना, है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि उच्चतम न्यायालय के केशवानंद भारती जो मामला था उसमें संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत का प्रतिपादक केशवानंद भारती बनाम का संबंध है। इन्होंने जो केशवानंद जी थे, इन्होंने उच्चतम न्यायालय में ये बोला था कि जो संविधान का मूल ढांचा है ना, उसमें संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो ये कोर्ट ने मना कर दिया था कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर, ठीक है, मतलब जो संविधान का मूल ढांचा है उसको छोड़कर आप संशोधन कर सकते हैं। तो केशवानंद भारती बनाम में मना कर दिया था कि जिस मतलब संविधान की जो मूल ढांचे को छोड़कर कहीं भी मतलब संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो बता दें कि जो पहला संशोधन हुआ था वो 42वां संशोधन हुआ था, उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, ऐसे शब्द जोड़े गए थे। अब तक संविधान में प्रस्तावना मतलब पूछा जाए प्रस्तावना में मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है, याद रखें इसको। तो ये केरल से संबंधित थे, इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया। मतलब ब्रिटिश जो भारत को बांटने की बात हो रही थी, मतलब तो कब था वो स्वतंत्रता, मतलब कब हुई, उन्हें स्वतंत्र कब बनाया गया। क्या जनवरी 1947 में, या जून 1947 में, या फिर जुलाई 1947 में, या फिर अगस्त 1947 में। ठीक है, इसको ज़रा सा सही करें। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जो स्वतंत्रता अधिनियम था उस समय वायसराय कौन था। तो माउंटबेटन थे, याद रखें, लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, मतलब ये स्वतंत्रता अधिनियम लेकर आए थे, तो इन्हें इसको लॉर्ड माउंटन योजना भी के नाम से जाना गया इस प्रस्ताव को। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था ब्रिटिश संसद में। कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई को। ठीक है, 1947 को। ठीक है, इसको 18 जुलाई को पारित किया गया। कब पारित किया गया? इसको 18 जुलाई को पारित कर दिया गया। ठीक है, कहाँ? ब्रिटिश संसद में। तो ये जुलाई की बात करता है, तो इसमें जुलाई का ऑप्शन जरूर होगा। तो विकल्प सी दिख रहा है, तो यही सही है। ठीक है, मतलब जो स्वतंत्रता अधिनियम था वो 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। कब, किसने पारित किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उन्होंने ये इसको पारित किया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है। राज्यसभा से प्रश्न बनता है, जरा सा बताएं। क्या ऑप्शन है कि राष्ट्रपति द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा, या मंत्रिपरिषद द्वारा, या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। जरा सा सही विकल्प का चुनाव करें। बताओ जरा सा। तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये एक स्थायी सदन है। ठीक है, मतलब राज्यसभा एक स्थायी सदन है और जो लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। जो राज्यसभा है एक स्थायी सदन है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य मतलब इसमें हिस्सा लेते हैं। नए मतलब ये चले जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। कितने सालों में? हर 2 साल में। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखें इस बात को कि जो राज्यसभा का सभापति है वो उपराष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये एक स्थायी सदन है। जब ये स्थायी सदन है इसको कोई भंग नहीं करेगा। हर 2 साल में 1/3 सदस्य मतलब हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, एक छोटी सी मतलब हिंट है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो एक मतलब याद रख सकते हैं सरला। ठीक है, सरला मतलब यहाँ से इसका अनुच्छेद याद रख सकते हैं, सरला। ठीक है, मतलब संसद, शासी संसद, ये अनुच्छेद 79 में है।
मतलब राज्यसभा ये अनुच्छेद 80 में है, ठीक है, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। याद रख सकते हैं इसको ऐसे भी करके, सरला करके, मतलब संसद अनुच्छेद 79 और राज्यसभा मतलब अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 14 का कि राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जाती। जो हाँ, जो एक जो महान्यायवादी होता है ना, वो दोनों सदनों में भाग तो ले लेता है और दोनों सदनों में बोल सकता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी वोट नहीं करेगा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जैसा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मतलब पंचायती राज के बारे में गलत चुनना है, जो एक सही होगा। जो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण के युगों में से अभिन्न अंग रहा है, क्या ये बात सही है? हो सकता है। जो 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को हुआ था, इस पर भी चर्चा कर लेंगे। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। इसका संबंध अनुच्छेद 243 से है। तो इसके सही विकल्प चुनें। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज से संबंधित है। ये 93 में न होके 1992 में हुआ था, ठीक है। इसमें पंचायती के लिए 29 कार्य दिए गए थे, ठीक है। और ये पंचायती जो प्रणाली है वो शुरू हुई थी 2 अक्टूबर को 1959 को, ठीक है। कहाँ हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि राजस्थान के नागौर जिला से हुई थी, ठीक है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। पूछा जाता है कि जो पंचायती राज है वो कब मनाया गया था, तो सही विकल्प होगा 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुई थी राजस्थान के नागौर जिला से। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। ये गलत है, ठीक है, 52 होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? क्या अप्सरा था, रोहिणी था, या कामिनी था, या फिर उर्वशी था? तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। परमाणु रिएक्टर से पूछा जाता है। तो जो लोग विकल्प ए की तरह अपना इंटरेस्ट रख रहे हैं वो एकदम सही हैं। तो 16 का सही विकल्प हो जाएगा अप्सरा। पूछा जाता है कि जो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के शेयर बाजार मतलब शेयर मार्केट जो शेयर बाजार था, जो शेयर मार्केट था, उससे संबंधित कौन है? क्या फेमा है, या सेबी है, या एसआरटीपी अधिनियम है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही विकल्प चुनें। शेयर मार्केट से संबंधित सेबी है, ठीक है, याद रखें। जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से ही मुंबई की दलाल स्ट्रीट जो दलाल स्ट्रीट है, जो शेयर बाज़ार, ये दलाल स्ट्रीट है, ये मुंबई में स्थित है। जो किसके लिए फेमस है? शेयर बाज़ार के लिए, ठीक है। तो इसका सही संबंध जो विकल्प है वो 17 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जो दलाल स्ट्रीट है वो किससे संबंधित है? क्या नई दिल्ली से है, या फिर लंदन से है, या मुंबई से है, या पेरिस से है? अभी मैंने हाल ही में बताया कि दलाल स्ट्रीट का संबंध है जो मुंबई से है, ठीक है, याद रखें इसको। ये शेयर मार्केट से संबंधित है दलाल स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि जो कन्हैया लाल मणिक लाल जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है वो कहाँ स्थित है? पूछा जाता है पेपरों में, बढ़िया ट्रेंडिंग प्रश्न रहा है। क्या आगरा में है, या गोरखपुर में है, या बरेली में है, या मेरठ में है? जो कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। इसका जो संस्थान है वो आगरा में स्थित है, याद रखें इसको भी। इसकी स्थापना 1953 में की थी कन्हैया लाल ने ही, इसको याद रखें, इन्हीं के नाम पर ये संस्थान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पूछा जा रहा है कि जो हीरा अनुसंधान कहाँ स्थित है, संस्थान है? क्या आनंद में है, शिमला में है, या धनबाद में है, या फिर सूरत में है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये सूरत में स्थित है। हीरा संस्थान जो पूछा जाए वो सूरत में स्थित है, ठीक है। ये दूध डेयरी से संबंधित है, याद रखें, दूध डेयरी से। शिमला अनुसंधान में क्या है? ये आलू अनुसंधान केंद्र है शिमला में, याद रखें।
धनबाद में क्या है, जो केंद्रीय जो प्रजनन संस्थान है, जो जनन संस्थान है वो धनबाद में स्थित है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हीरा संस्थान सूरत में। और शिमला से ये प्रश्न पूछा जाता है तो आलू अनुसंधान केंद्र है आनंद में, डेयरी अनुसंधान, इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि भारतीय 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है वो किस वर्ष रही है? क्या 61 से 71 के बीच, या 91 से 2001 के बीच, या 81 से 91 के बीच, या 2001 से 11 के बीच? तो इसका सही विकल्प चुनें। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा था? क्या वो केरल था, महाराष्ट्र था, पश्चिम बंगाल था, या फिर गोवा था? जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य था वो कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन गलत नहीं करना है इसको, ठीक है। पृथ्वी स्थित है क्या शुक्र और मंगल के मध्य है, या मंगल और बृहस्पति के मध्य है, या शुक्र और बृहस्पति के मध्य है, या बुध और शुक्र के मध्य है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सूर्य के पास सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह है वो बुध है, याद रखें, बुध है, फिर शुक्र है, ठीक है, याद रखें इसको, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पतिवार है, फिर अरुण है और वरुण है, ठीक है। तो पृथ्वी पूछ रहा था तो पहले बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। तो मतलब शुक्र यहाँ से देख सकते हैं हम, जो शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनके बीच में ही स्थित है। तो इसका सही विकल्प कहीं मिल जाए आप लोगों को शुक्र और मंगल, तो विकल्प ए ही सही हो रहा है कि शुक्र और मंगल के बीच स्थित है। पूछा जाता है कि जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो बुध है। अब कुछ लोग मतलब ऐसे बोल देते हैं कि जो मैंने बोला है कि सबसे गर्म ग्रह बुध है, अभी बताता हूँ ये क्यों नहीं है और कैसे नहीं है। सूर्य के पास, मतलब ये सूर्य है, इसके पास बुध है और शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर ऐसे करके क्रम चलता रहता है। अब ये बताना कि सूर्य के पास सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो क्या बुध सही हो जाएगा? बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सूर्य के पास है, बुध है, तो सबसे ज़्यादा स्वाभाविक है कि गर्म यही होगा, क्योंकि आग के पास जो बैठेगा वही तो गर्म होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध ना लगाएं, क्योंकि शुक्र हो जाएगा वहाँ, ठीक है। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, याद रखें, ठीक है। बुध अपने 88 दिन में परिक्रमा को पूरा करता है। शुक्र के बारे में बात करें, इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, है ना, देवताओं का वेनिस, है ना, देवताओं की सुरा सुंदरी, ये सब शुक्र के ही काम है, याद रखें इसको। अब मंगल के बारे में बात कर लेते हैं कि मंगल पर सबसे जो लाल मिट्टी है वो लौह ऑक्साइड के कारण है ना, आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं उसको, लौह ऑक्साइड। वहाँ पर क्या है कि एक जो निक्स ओलंपिया पर्वत है वो मंगल पर ही स्थित है, ठीक है। फिर अगला जो बृहस्पतिवार है उसे पीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है, याद रख सकते हैं कि जो पीला ग्रह है वो बृहस्पतिवार है, ठीक है। और ज़्यादातर देखा होगा कि जब किसी की मतलब शादी ब्याह के लिए जब बात चलती है तो बृहस्पतिवार को ही सबसे ज़्यादा मतलब उच्च दिन माना जाता है, अच्छा दिन माना जाता है बृहस्पति को। क्यों? क्योंकि वो पीले थे, है ना, इसी वजह से जो शादी ब्याह का शुभ काम होता है वो बृहस्पतिवार ही अच्छा माना जाता है, ऐसा सुना है मैंने, लेकिन ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसमें कि मैं इस बात को प्रमाणित कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है। तो शनि के बारे में करें, शनि एक कोई मतलब जो बलायदार छल्ला है ना उसको शनि बोलते हैं। और शनि के और फिर अरुण है वो थोड़ा सा लेटा हुआ है, सबसे ठंडा वरुण है, याद रखें इसको भी। डीमोस फोबोस ये मंगल के 2 उपग्रह हैं, याद रखें। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में जो सुनामी वार्मिंग सेंटर है वो कहाँ स्थित है? क्या चेन्नई में है, विशाखापट्टनम में है, हैदराबाद में है, या फिर पोर्ट ब्लेयर में है? कहाँ स्थित है? जो सुनामी आती हैं इसका जो वार्मिंग सेंटर है, वार्निंग दी जाती है कि हाँ कहाँ कहाँ आना है, क्या है, इसकी सारी जानकारी। तो जो लोग विकल्प सी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एकदम सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही विकल्प हो जाएगा सी, हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में पूछा जाता है कि ये मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है ये? तो ये मूसी नदी पर स्थित है, याद रखें, मूसी नदी पर, ठीक है। ये मूसी नदी पर स्थित है हैदराबाद।
हैदराबाद और सिकंदराबाद ये 2 जुड़वां शहरों के रूप में जाने जाते हैं, याद रखें इस बात को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो किसके सहयोग से लगा था? क्या यूके के सहयोग से, या रूस के सहयोग से, या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से, या जर्मनी के सहयोग से? मतलब ये जो बोकारो हुआ, राउरकेला हुआ, यहाँ से जितने संयंत्र है ना, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है ट्रेनिंग में, कहीं उनकी सन पूछी जाती है तो कहीं किसके सहयोग से बने हैं, या फिर ये कहाँ स्थित हैं, है ना। ये तो आप जाकर कृपया इनको पढ़ें, यहाँ से एक प्रश्न बनता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि ये जो राउरकेला है ये जर्मनी के सहयोग से लगा था, है ना। ये राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है? ये ओडिशा में स्थित है, याद रखें इसको, ये ओडिशा में स्थित है। ठीक है, हमने पूछा था कि जो राउरकेला है ये कहाँ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये ओडिशा में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। ठीक है, ऐसे करके आप सभी संयंत्र के बारे में पढ़ लें, जितने भी हैं, जैसे बोकारो हुआ और भी हैं स्टील वगैरह वाले, है ना, तो उन सबको पढ़ें। तो यहाँ से मैंने इसका जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसका मैंने किस्सा ख़त्म कर दिया। यहाँ से सारे प्रश्न बनते थे मैंने समाप्त कर दिए। क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे कि जो पहला तो यही प्रश्न पूछा जाएगा कि जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, तो ओडिशा में है, याद रखें। ठीक है, ओडिशा में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, किसके सहयोग से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से हुई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की थी? जो मुस्लिम लीग थी उसके जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली थे, रहमत अली थे, है ना, ये इनसे संबंधित थे। अगर हम बात करें जो संविधान सभा थी उसका जो बहिष्कार भी मुस्लिम लीग ने ही किया था, याद रखें थोड़ा सा। क्या वो समय था वर्ष 1939 या वर्ष 1941 या 1940 की बात है या 1942 की बात है, जब मुस्लिम लीग की ने पाकिस्तान की मांग की थी सर्वप्रथम, वो कब था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, वर्ष 1940 था, और वो लाहौर अधिवेशन था, ये भी याद रखें। अगर सन नहीं पूछता तो ये ज़रूर पूछेगा किस अधिवेशन की बात हुई है, तो लाहौर अधिवेशन की बात हुई है वर्ष 1940 में। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने की थी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका सही विकल्प 1940 हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 किसके लिए जाना जाता है? क्या लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए जानी जाती है? 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था उस दिन? क्या असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, या गांधी इरविन समझौता शुरू हुआ था, या महात्मा गांधी ने सत्याग्रह द्वारा नमक कानून को तोड़ दिया था? ये क्या ऐसा था? तो क्वेश्चन नंबर एक विकल्प ए से ही शुरू करते हैं और चारों विकल्प का मतलब विस्तृत व्याख्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो ए है 27 का ए विकल्प है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो कब हुए थे? तो वो 1930 में हुए थे, याद रखें। ठीक है, 1930 में हुए थे। कब हुए थे? 22 नवंबर को, याद रखें, 22 नवंबर को 1930 से शुरू हुए थे और कब तक चले थे? 13 जनवरी 1931 तक। मतलब ये कब तक चले थे? तो ये 1931 तक चले थे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ जाता, मतलब यहाँ पे 1930 से मैं लिख रहा हूँ 31 तक। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ चला गया। क्वेश्चन नंबर ये रहा। क्वेश्चन नंबर ये था कि भारतीय इतिहास में जो तारीख थी, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे ध्यान से, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। भारतीय इतिहास में जो 6 अप्रैल 1930 की तिथि है वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए, असहयोग आंदोलन के लिए, गांधी इरविन समझौता के लिए, नमक सत्याग्रह के लिए। ये तिथि क्यों फेमस थी? 6 अप्रैल 1930 बात करते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करते हैं तो 1930 से लेकर ये 31 का पार्ट है, और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं ये 1920 से लेके 22 तक ये चला था। ये बंद क्यों हो गया था? क्योंकि इस समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड हुआ था, उसमें 23 से 24 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दिया गया था, इसलिए इस आंदोलन को बंद कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता की बात करें, जो गांधी इरविन समझौता था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसकी डेट ही कई एग्जाम में पूछ ली गई है, इसको याद रखें, 5 मार्च 1931। ये 1920 से 22, ये 1930 से 31। ठीक है, तो यह जब ये बताओ हमें कि
ये तो तीनों नहीं हैं, तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब हुए थे? 1930 से 31 के मध्य हुए थे, ठीक है, 22 नवंबर 1930 से शुरू हुए थे और लगभग जाके हाँ 13 जनवरी 1931 तक ये चले थे, ठीक है। और असहयोग आंदोलन ये 1920 से लेके 22 तक चला, मतलब ये 2 साल ही चला। बंद क्यों हो गया? चोरी चौरा कांड की वजह से बंद हो गया। चोरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था, याद रखें। इसी कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। गांधी इरविन समझौता, ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौते हुए थे, ठीक है, उनके बारे में है। इसकी डेट ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट ही पूछ ली जाती है परीक्षा में। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 हुआ था। याद रखें, ये 31 वाला फंसा देगा एग्जामिनर, चारों विकल्प 31 का दे देगा, तो इसका पूरा डेट याद रखें 5 मार्च 1931। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि कौन सी जो महत्वपूर्ण घटना थी जो जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी, मतलब पहले घटी। तो अभी इसको ही जान लें कि जलियांवाला जो हत्याकांड है वो कब हुआ था, तो तुरंत पता चल जाएगा इससे पहले क्या हुआ था। तो ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। ये क्यों हुआ था? जो सत्यपाल थे और किचलू जी थे, सत्यपाल किचलू वगैरह, इनको ब्रिटिश अधिकारियों ने मतलब कैद कर लिया था, पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। जब इनकी रिहाई की मांग के लिए ये जलियांवाला जो बाग था उसमें बैठकर अनशन कर रहे थे, शांतिपूर्ण धरना था कि इनको गिरफ्तार किया है, इनको छोड़ दो, ऐसा करके। लेकिन जनरल ओडायर ने इनकी एक नहीं सुनी और अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उसमें लगभग हज़ारों लोग मारे गए थे, ठीक है। वो घटना थी 13 अप्रैल 1919 की, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसका मैंने बताया। असहयोग आंदोलन अभी बताया था, ये 1920 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये 1920 से शुरू हुआ था 22 तक, चौरी चौरा कांड के कारण बंद कर दिया गया। ये रूलेट एक्ट क्या था? ये 1919 में आया था, याद रखें इसको, ठीक है। और ये रूलेट एक्ट क्या था? ये था बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील, ये सीधा गोली मार देने का शॉट आउट का ऑर्डर था, ठीक है। ये रूलेट एक्ट था, इसीलिए इसको काला कानून की संज्ञा दी गई थी। जो ये सांप्रदायिक अवार्ड था, ये 1932 की बात करता है। कब की? 32 की, ठीक है। साइमन कमीशन का आना ये कब की बात करता है, ज़रा सा कोई बताएगा? ये 3 फरवरी 1928 की बात करता है, ठीक है। अब आप सही क्रम लगा लें कि कब कौन हुआ। जलियांवाला बाग है ना हत्याकांड, इसके पहले की घटना पूछ रहा है। तो ये देखो, ये 1919 में हुआ था, मतलब 1919 के पहले जाना है। तो ये तो 1920-22 ये तो है नहीं, क्योंकि असहयोग आंदोलन ये 22 में हुआ। और जो सांप्रदायिक, यहाँ फिर से देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22। अब ये 19 से 19 की पहले पूछ रहा है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। जो सांप्रदायिक अवार्ड था ये 1932 की बात करता है, क्या ये हो जाएगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। साइमन कमीशन का आना ये 3 फरवरी ये 1928 की बात करता है, क्या ये है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें 1919 के टाइम की बात करनी है, 1919 के समय की बात करनी है। क्या रूलेट एक्ट था? यही था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि जो रूलेट एक्ट था 1919 वाला यही था, ठीक है, याद रखें इसको भी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, सांप्रदायिक अवार्ड 1932, साइमन कमीशन 1928। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? अब ये औरंगजेब कौन था? कोई अच्छा इंसान था, भला आदमी था क्या, जो लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से कर दी? तो औरंगजेब एक अच्छा और भला इंसान नहीं था, इसे जिंदा पीर कहा जाता था। क्यों कहा जाता जिंदा पीर? क्योंकि औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रथाएं को बंद किया है वो औरंगजेब ने ही किया है। जैसे लोगों का, औरतों का मज़ार पर ना जाना, है ना, तीर्थ यात्रा कर ये वगैरह ना करना, बहुत सारी ऐसी हिंदू के होली त्योहारों में भाग ना लेना, है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो औरंगजेब ने बंद करवा दी थी। औरंगजेब ने जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर की भी हत्या करवा दी थी, याद रखें, औरंगजेब ने। तो ये उनका क्रूरता भरा शासन था औरंगजेब का। ऐसा ही शासन जो करजन का था 1905 में। करजन ने जो बंगाल विभाजन हुआ वो किया था 1905 में। पूछा भी जाता है बंगाल विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन थे, 1905 की बात करता है। तो इसकी जो संज्ञा की है लॉर्ड कर्जन की और औरंगजेब की, ये किसने की है, ज़रा सा बताएं।
क्या वो बीजी तिलक थे, इन्होंने ऐसा मतलब कहा है इन दोनों के बीच? क्या दादा भाई नौरोजी ने कहा है, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या एनी बेसेंट ने? तो किसने कहा है? तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा जो टिप्पणी की थी लॉर्ड कर्जन की औरंगजेब की, कि इनका ऐसा शासन रहा है। अब गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे, याद रखें, ठीक है। दादा भाई नौरोजी के बारे में इन्हें बहुविध नेता के रूप में जाना जाता है। ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने पहली भारतीय थी, और इनकी पुस्तक थी अन पॉवर्टी ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी को धन निष्कासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एनी बेसेंट ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखें। और एनी बेसेंट की पुस्तक थी कॉमनवेल्थ, ठीक है, याद रखें, ये बहुत ही परीक्षा में पूछी जाने वाली पुस्तक है कॉमनवेल्थ। तो इसका सही विकल्प 29 का सही विकल्प हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था, क्या शाहजहाँ ने, या जहांगीर ने, या अकबर ने, या हुमायूं ने? तो इसका सही विकल्प बताएं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, ये हुमायूं के समय आरंभ हुई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चित्रकला की जो शैली थी उसका जो सर्वाधिक विकास था वो किसके समय हुआ था, तो उसका विकास सबसे ज़्यादा जहांगीर के समय हुआ था, ठीक है, याद रखें इसको भी। तो हुमायूं कौन था? हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। ये इसका जन्म कहाँ हुआ? बाबर जो काबुल का था वहीं हुमायूं का जन्म हुआ। 6 मार्च 1508 को इसका जन्म हुआ। फिर ये 1530 में मतलब 1530 के समथिंग आगरा में इसने सिंहासन पर बैठा। और जब ये सिंहासन बैठा तो उस समय 1540 का एक युद्ध हुआ, बिलग्राम का युद्ध, जो किनके मध्य हुआ? सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, ठीक है। इसमें हुमायूं की हार हुई, ठीक है, और शेरशाह सूरी जीत गया। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह सूरी को उन्हें रुपए का चलन चलाया, ग्रांड ट्रक रोड बनवाया, ठीक है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, है ना। तो ये शेरशाह सूरी से याद रख सकते हैं। हुमायूं हुमायूं बाबर के मतलब जो बाबर हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, ठीक है। और ये जब युद्ध हुआ 1540 का, बिलग्राम का युद्ध हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच, जब शेरशाह हार गया तो ये राजपाट छोड़ के कहीं चला गया, निर्वासित जीवन व्यतीत किया इसने। शेरशाह सूरी ने गद्दी को हथिया लिया था, दिल्ली की सल्तनत को। शेरशाह जब कुछ समय बाद हुमायूं फिर दिल्ली पर लौटा और कोई शासक था उन पर आक्रमण करके फिर से दिल्ली का सिंहासन किया, ऐसी इनकी कहानी है। तो अभी तक मैंने लाइक और सब्सक्राइब के बारे में बात नहीं किया है। तो जो भी अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, उम्मीद होंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।